प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है उर्दू फ़िक्रात की पहचान, कि उर्दू फ़िक्रात की पहचान की जाएगी कि कौन से ऐसे फ़िक्रात हैं या कौन सी ऐसी अलामात है जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। दूसरे स्टेप में हम सेंटेंस का फार्मूला बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने का हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का फार्मूला बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। ये 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप तीसरा स्टेप जो है प्रैक्टिस वाला वो आप करेंगे और वो साथ में मैं उसकी हेल्प करूँगा और विद इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़े से वक्त में आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर सीख लेंगे। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद उर्दू। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद उर्दू को 3 स्टेप में मुकम्मल करेंगे। यही इंशाअल्लाह विद इन नो टाइम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस को आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। चलो पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब है अल्फाज की हद तक हम देखते हैं। पहले प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, मौजूदा, इस वक्त जो लम्हा गुजर रहा है इस वक्त को हाल कहते हैं। इंडेफिनिट को गैर मुतय्यन कहते हैं। गैर मुतय्यन जिसका कोई तयन नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि किस वक्त होता है, सुबह को होता है, शाम को होता है, किस वक्त होता है, उसको हम गैर मुतय्यन कहते हैं। टेंस ज़माना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ गैर मुतय्यन हाल ज़माना। उर्दू के पहचान का पहला स्टेप जो है, उर्दू फ़िक्रात में के आखिर पे ता हूँ, ता है, ते हैं, ती है, ती हैं आता है। उर्दू फ़िक्रात के जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, फ़िक्रा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फ़िक्रा होगा उसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे ता हूँ, ता है, ते हैं, ती है, ते हैं, ती हैं वगैरह आता है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, इसमें भी देखें आखिर पे क्या है, मैं ता हूँ। दूसरा वो दफ्तर जाता है, ता है ये दूसरा, इसमें भी आखिर पे वो गाना गाती है, ती है, इसमें भी ती है। अली और शर्जील शरारत करते हैं, ते हैं, इसके इस उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे क्या है, ते हैं। अब अगला देखें, वो बाज़ार घूमने जाती हैं, ती हैं, ये वाला देखें, ती हैं, ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ती हैं वगैरह। जिस भी उर्दू फ़िक्रे को आखिर पे ये हो, ये वाले अलामत हों, ये हरूफ हों, तो आप उसको 100% श्योरिटी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस फार्मूला। सेंटेंस फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। ये इंग्लिश का तमाम के तमाम सेंटेंस का यही फार्मूला है। सेंटेंस का यही फार्मूला है। कोई पूरी इंग्लिश में से कोई भी फ़िक्रा ऐसा नहीं है जो इस फार्मूले से बाहर जाए। इस लिहाजा इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह आप लर्न कर लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कौन क्या होता है, काम करने वाले को या जिसके बारे में फ़िक्रे में बताया जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट 2 किस्म का होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है या सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर क्या होता है, वाहद, आप उर्दू में जानते हैं ना, वाहद जमा पढ़ा होगा, तो वाहद को सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल को जमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, तो अभी तक आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम अमदादी फेल कहते हैं, जो कि टेंस की मेन कैटेगरी का तयन करते हैं। अगर आपको मेन या सब कैटेगरी का नहीं पता तो आप मेरे लेक्चर, जो इसका पहला वाला लेक्चर है, उसको देखें। प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन टू टेंसेस के जो लेक्चर है उसको देखें। उसमें मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। फेल की नौइयत का तयन करते हैं। इसका काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? मेन कैटेगरी का काम तयन करना होता है, जबकि मेन वर्ब जो होती है वो फेल की नौइयत का तयन करता है। क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है? वो काम फेल, काम किसे कहते हैं? फेल को। फेल वर्ब होता है। क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है, या जिस बारे में उसके बात हो रही है या बताया जा रहा है वो जारी है, या अभी कुछ हो चुका है, या कुछ अभी जारी है। ये चीज़ जो है, इस चीज़ का तयन जो है वो मेन वर्ब करती है। उस बारे में हमें मतलब मेन वर्ब देती है जी। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ सेंटेंस का जो फार्मूला है वो ये है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जो फिक्रे में जो भी बात बच जाएगी वो उस पे लास्ट पे आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बत फिक्रे में सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके साथ मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का हम इजाफा नहीं करेंगे। ये वाला जो एस या ई एस है, हम इसका इजाफा नहीं करेंगे। ये वाला जो एस, जैसा कि यहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा किया था सिंगुलर होने के, तो यहाँ पे एस या ई एस होने के, प्लूरल होने की सूरत में हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा। जैसे कि देखें, वो हर रोज़ नमाज पढ़ती है। क्या फिक्र है? वो हर रोज़ नमाज पढ़ती है। तो पहले स्टेप में हमने पढ़ा था कि ऐसा फिक्रा जिसके आखिर पे ती है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो यहाँ पे भी देखें, ती है इसके आखिर पे आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इस फिक्रे में वो जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में फिक्रे में बताया जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। नमाज पढ़ना ये मेन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? वो। मेन वर्ब क्या है? नमाज पढ़ना। सब्जेक्ट वो की इंग्लिश क्या बनती है? शी। नमाज पढ़ने की इंग्लिश क्या बनती है? ऑफर प्रेयर। इन दोनों को मिलाने से फिक्रे के मुताबिक जो हमने सेंटेंस का फार्मूला पढ़ा है, तो उसके मुताबिक शी ऑफर्स प्रेयर डेली। शी ऑफर प्रेयर जो है वो नमाज पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस के फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने इसके वर्ब जो है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। एस ई एस हम मखसूस केसेस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो वर्ब होता है मेन वर्ब, उसके आखिर पे एस एच, सी एच, एक्स, ओ या ई एस आए, तो हम इस सूरत में जो ई एस का इस्तेमाल करते हैं। बासूरत दीगर हम एस का ही इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्रा। एग्जाम्पल के लिए, वो दूध पीते हैं। क्या फिक्रा है? वो दूध पीते हैं। इस फिक्रे में भी देखें, आखिर पे क्या आया? ते हैं। शाबाश। आखिर पे क्या है? ते हैं। ऐसा फिक्रा, उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसके आखिर पे ते हैं आए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। शाबाश। तो इस फिक्रे में देखें, वो जो है सब्जेक्ट है, दूध ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस की तरफ काम हो रहा है। क्या चीज़ पी जा रही है? दूध को पिया जा रहा है। तो वर्ब क्या है? पीना।
वर्ब क्या होता है? किसी काम का होना या हालत बयान, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे दूध पिया जा रहा है, पीने का अमल हो रहा है, काम हो रहा है, तो वर्ब, मेन वर्ब जो पीना है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे ड्रिंक मिल्क। वो दूध पीते हैं, क्योंकि वो से मुराद अब ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से जब तो सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया। तो प्लूरल होने की सूरत में हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, तो उसके साथ उसके बाद हम जो है कि ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। यस, अब हो गया क्लियर? शाबाश। ये देखें, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, मेन वर्ब ड्रिंक है, और मिल्क जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने, ये आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने वर्ब के साथ ऐसी का इजाफा किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? वजह यह है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला, वो सिंगुलर है, वाहद है, एक लड़की या एक औरत की बात हो रही है। यहाँ पे इस फिक्रे में एक से ज़्यादा अफराद की बात हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, वो काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का यही फार्मूला है, ये रूल है कि हम मेन वर्ब के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल होने की सूरत में मेन वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। दैट्स ऑल। शाबाश। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा रिपीट करें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सबसे आखिर पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और सबसे शुरू में क्या होगा? सब्जेक्ट। और नॉट कहाँ पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। शाबाश। आप देखें कि ये नेगेटिव फिक्रे होते क्या हैं? मनफी फिक्रा जिसमें नहीं या ना का इस्तेमाल हो, उर्दू में जिसमें फिक्रे में नहीं या ना का इस्तेमाल हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट में हमारे पास दो हैं, एक डू है और दूसरा डज है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब के साथ आप कुछ नहीं करना, मेन वर्ब को वैसे ही लिख देना है, और मनफी होने की सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब के साथ किसी चीज़ का भी कोई कमी बेशी नहीं करनी। वो मेरी बात नहीं सुनती, पहला एग्जाम्पल देखें, वो मेरी बात नहीं सुनती। इसमें देखें कि जैसे कहा कि उर्दू फिक्रे में अगर नहीं या ना आ जाए तो वो कौन सा फिक्रा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। शाबाश। तो ये इस नहीं आने की वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी, इसमें भी देखें, इसके भी आखिर पे ती है आया है। क्या आया है? ती है। अगर किसी उर्दू फिक्रे के आखिर पे ती है आए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस विद उर्दू, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। शाबाश। अब हम इसकी कैसे, इस फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वो। बात नहीं मानना, यह है ऑब्जेक्ट। तो माई क्या है? सुनना, वो मेन वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वो। ऑब्जेक्ट क्या है? बात नहीं मानना, बात, मेरी बात, ये ऑब्जेक्ट है। और मेन वर्ब क्या है? सुनती। सुनने का वर्ब क्या बनते हैं? सुनना, सुनती का सुनना। और नहीं जो है वो इस फिक्रे को नेगेटिव बना रहा है, मनफी बना रहा है। तो इसके हम ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, शी डज नॉट लिसन टू मी। शी, वो, डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, डज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लिसन जो है
वो मेन वर्ब है। टू मी, मेरी बात सुनना या मेरे मुझे नहीं सुनना, तो इस चीज को इंग्लिश में मी करते हैं, टू मी। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे भी इस फिक्रे में भी देखें नहीं आया है। ये जो नहीं है तो ये इस फिक्रे को नेगेटिव बना रहा है। ते हैं, और इस फिक्रे के भी आखिर पे ते हैं आया है। तो अगर किसी फिक्रे के आखिर पे ते हैं आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। शाबाश, यू आर एक्सीलेंट, आप तो जीनियस होते जा रहे हैं। इसका मतलब है आपको टेंस समझ आ रहे हैं। तो इस फिक्रे में हमारे पास है सब्जेक्ट हम, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और खेलते, खेलना ये मेन वर्ब है। अब फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें देखें कि ये सब्जेक्ट हमारे पास हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। ये डू जो है सब्जेक्ट के बाद आगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब आना आता है। तो हमारे पास ये वी जो है ये प्लूरल है, जमा है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट, ये देखें, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ये डू आ गया। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना है? नॉट। तो ये देखें यहाँ पे हमने फिक्रे में नॉट इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, तो यहाँ पे मेन वर्ब के खेलना है, तो खेलने को क्या इंग्लिश में कहते हैं? प्ले। और शाबाश, लास्ट पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्रिकेट। तो क्या बन गया? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। शाबाश। वी क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले जो है ये मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। शाबाश। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें सवाल किया जाए, सवालिया फिक्रात। इसका फार्मूला क्या है? सिंपल सा फार्मूला है, आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के शुरू में ले जाना है, फिक्रे के शुरू में ले जाना है। पहले होता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, लेकिन इंटरोगेटिव बनाते हुए हमने जो हमारा अमदादी फेल है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। बाकी फिक्रा वैसे का वैसा लिखना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन, सब्जेक्ट वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसको हम ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे, या फिक्रा इस तरह से बने। क्या आरफ आपको तंग करता है? सवाल पूछा जा रहा है ना, क्या आरफ आपको तंग करता है? यह सवाल ही पूछा जा रहा है। अगर किस फिक्रे में सवाल पूछा जाए तो वो कौन सा फिक्रा होता है? इंटरोगेटिव। शाबाश। तो इंटरोगेटिव का फार्मूला हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। शाबाश। अब देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन क्या है। डज। तो यहाँ पे डज इसलिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, वाहद। सब्जेक्ट इसमें क्या है? आरफ। आरफ की बात हो रही है। डज आरफ टीजेस यू, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। डज आरफ टीजेस यू। डज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। आरिफ क्या है? ये सब्जेक्ट है। टीजेस ये मेन वर्ब है, और यू जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे इस फार्मूले के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो अब तक आपको चीज़ें कुछ समझ आई है, ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को मज़ीद इनकरेज करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों से भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या अहमद और अरसम फुटबॉल खेलते हैं?
इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, क्या अहमद और अरसम फुटबॉल खेलते हैं? क्या बाज़ औक़ात होता है वट को भी हम इस्तेमाल कर देते हैं कि वट का मतलब भी क्या होता है, लेकिन ये सिंपल सवालिया है, सिंपल सवालिया है। तो इसमें क्या, अगर सिर्फ क्या हो तो फिर हम सिर्फ ये ऐसे ही करते हैं, ये फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, सब्जेक्ट को उसके बाद, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखें कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे हुई है। डू अहमद एंड अरसम प्ले फुटबॉल। डू पहले में फिक्रे में हमने डज इस्तेमाल किया था क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर वाहद एक था। अब इस फिक्रे में देखें कि इस फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, अहमद और अरसम। अहमद और अरसम कैसे सब्जेक्ट है? क्योंकि ये काम ये कर रहे हैं, काम करने या इनके बारे में बताया जा रहा है। तो जो इसके बारे में जो काम करे या उनके बारे में कुछ बताया जाए तो वो सब्जेक्ट होते हैं। तो इस फिक्रे में अहमद और अरसम दो हैं, तो जब दो हो तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू। शाबाश, इसलिए हमने डू को शुरू में लिखा है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास अहमद और अरसम, फिर उसके बाद प्ले के बाद ऑब्जेक्ट है। शाबाश। WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे सवालिया फिक्रात जो WH से शुरू हो उनको WH फैमिली भी कहते हैं या फिर डबल सवालिया भी कहते हैं। कौन, कब, कहाँ वगैरह वगैरह, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब के साथ WH फैमिली है। और ऐसे फिक्रे WH फैमिली, इसका भी सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल सवालिया थे, उसके बाद उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू लगाते थे। अब अगर यहाँ पे WH फैमिली आ जाए तो WH फैमिली को भी हमने सबसे शुरू लगा देना, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देना है। WH को क्या यहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगा देना। बाकी का वैसे का वैसा फार्मूला रहेगा। बाकी का फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रात का वैसा ही वह रहेगा। वो कब सैर के लिए बाहर जाती, कब की इंग्लिश में क्या होगी, व्हेन। तो व्हेन सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। बाहर जाती है, यहाँ पे भी देखे ती है, तो ती है आया है, तो ती है जब आ जाए तो वो फिक्रा कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। व्हेन डज, उसके बाद सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट, गो मेन वर्ब, आउट गो आउट मेन वर्ब, फॉर अ वॉक ये उसका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। शाबाश। बाबर और परवेज क्यों झगड़ते हैं, यहाँ पे क्यों जो है WH फैमिली में क्यों है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। तो यहाँ पे बाबर और परवेज क्या है, दो बंदों की बात हो रही है। तो जब दो चीज़ों सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, डू। शाबाश। तो इसकी ट्रांसलेशन यूं होगी, वाई डू बाबर एंड परवेज क्वार्ल। वाई डू बाबर एंड परवेज क्वार्ल, बाबर और परवेज क्यों झगड़ते हैं, वो मेरी नब्ज़ क्यों नहीं देखता। यहाँ पे भी क्यों, वाई। तो यहाँ पे भी क्यों का क्यों है, तो सबसे पहले वाई आएगा। वाई डज ही नॉट फील माई पल्स। यहाँ पे फिक्रे में देखें, ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में देखें, सबसे पहले WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फील जो है ये मनफी सवालिया है, मनफी सवालिया। उसके बाद नॉट है, फिर उसके बाद फील मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब तक ओके। शाबाश शाबाश। ये था अब तक के लिए हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस विद उर्दू का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आपने यहाँ तक देखा, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।